Hello, dear students. This is Dr. Athar Tajmul Islam, and you are watching Economic Success Point. अभी एनईपी थर्ड सेम मेजर एज वेल एज माइनर का पेपर होने वाला है और इस पेपर का नाम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। आज हम इसी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं वही सजेशन रिपीट करूंगा कि डोंट रिमेन कन्फाइन्ड टू दिस गेस्ट पेपर। सारा सिलेबस वैसे आप लोगों ने कंप्लीट करा होगा, बस इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर वीडियो लेंथ बढ़ जाती है, देन इट बिकम्स बोरिंग टू वॉच द वीडियो। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं और जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं। इसमें आपके 3 सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। शॉर्ट आंसर टाइप, मीडियम आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपके 8 क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 8 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन करा है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन, इसके 2 पार्ट्स हमने रखे हैं, स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी, और इसका जो बी पार्ट है दैट इज फियाट मनी एंड फिडुशियरी मनी। स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी की जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू इसको बेस बना के ये क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टैंडर्ड मनी में क्या होता है कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो या तो बराबर फेस वैल्यू के बराबर होता है या फेस वैल्यू से ज़्यादा रहता है। जैसे इंडिया में जो इंडियन रुपीज़ जो सिल्वर की बनी थी, सिल्वर स्टैंडर्ड पे जब इंडिया था बिटवीन 1835 एंड 93, उसको हम स्टैंडर्ड मनी कहते थे। इट इज़ आल्सो नोन एज फुलवाडीड मनी। और जो टोकन मनी है उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो लेस देन फेस वैल्यू होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा इसमें हमने मेंशन करा है दैट इज फियाट मनी एंड फिडुशियरी मनी। फियाट मनी सिंपली वो मनी होता है विच इज बैक्ड और ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जैसे नोट्स एंड कॉइन्स जो आप अभी इंडियन इकोनॉमी में देखते हो। उसके बाद जो फिडुशियरी मनी है वो मनी होता है विच इज बैक्ड अप बाय ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, जैसे चेक्स। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन मोनोमेटलिज्म एंड बाई मेटलिज्म। ये मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स है या इनको हम मॉनेटरी सिस्टम्स भी कहते हैं। मोनोमेटलिज्म सिंपली ये वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है विच इज बेस्ड ऑन वन मेटल, या द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी यूनिट इज फिक्स्ड एंड मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन मेटल, या गोल्ड या सिल्वर, एक ही मेटल। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि इंडिया में जो सिल्वर स्टैंडर्ड था फ्रॉम 1835 टू 1893, यानी जो भी कॉइन्स थे वो सिर्फ एक ही मेटल के बने होते हैं। उसके बाद जो बायमेटलिज्म है इट इज बेस्ड ऑन 2 मेटल्स, जैसे गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स एक साथ इकोनॉमी में जब इशू किए जाएंगे, और इन जो 2 मेटल्स जो होते हैं इनका जो रेशियो होता है दैट इज फिक्स्ड बाय लॉ बिटवीन देयर वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 19th सेंचुरी में जो बायमेटलिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड वो चल रहा था। उसके बाद जो आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर सिंपली अगर हम कहें कि which the state and the people accept as the means of payment and in discharge of debts, and such money is accepted compulsorily by the, जैसे notes coins which are in circulation in Indian economy। non legal tender money अगर हम कहें it is also known as optional money which does not possess any legal authority of the monetary authority, जैसे चेक्स, ड्राफ्ट्स, बॉन्ड्स, टाइम डिपॉजिट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा। उसके बाद इसमें अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे
that is define credit multiplier. यहाँ पे हमने एक्चुअली डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेंशन किया था, ये मिस्टेक से हम यहाँ पे आ गया है, टाइपिंग एरर है, क्योंकि क्रेडिट मल्टीप्लायर हमने मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन में मेंशन करा था। डिपॉजिट मल्टीप्लायर अगर हम देखें, इट इज represent is the maximum amount of new deposits that can be created in the banking system through the process of deposit creation, and it is based on reserve requirements which are set by the central bank of an economy. It is always is equal to 1 upon reserve requirement. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नियर मनी। नियर मनी अगर हम बात करें, सिंपली दे आर नॉन कैश एसेट्स that are very liquid and are easily convertible into cash without any loss. और ये जो नियर मनी एसेट्स होते हैं, दे सर्व द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, बट दे आर कन्वर्टेबल इनटू द मीडियम ऑफ एक्सचेंज आल्सो विदाउट लॉस इन देयर फेस वैल्यू। अगर हम मनी नियर मनी को देखें, मनी इज लीगल टेंडर मनी, नियर मनी इज नॉन लीगल टेंडर मनी, मनी दैट इज लिक्विड possesses liquidity in hand, but near money possesses moneyness, that is not ready liquidity. मनी जो है that serves the medium of exchange function, near money that serves the store of value function, money that don't yield any income but near money yields income. ये कुछ डिफरेंसेस हमने मेंशन करे बिटवीन द मनी एंड द नियर मनी। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, दैट इज एनएसई, बीएसई एंड सेबी स्टैंड्स फॉर। एनएसई सिंपली मीन्स इट इज़ एन एक्रोनियम, और इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू आरआरबीज एंड डेवलपमेंट बैंक। आरआरबीज मीन्स रीजनल रूरल बैंक। अगर हम देखें, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 43 आरआरबीज इन इंडिया, लेकिन हम जे की बात करेंगे, यहाँ पे अभी जो है 2 आरआरबीज अभी फंक्शनल है। नंबर 1 इज जे ग्रामीण बैंक, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय जे बैंक। नंबर 2 दैट इज इलाकाई देहाती बैंक एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगर हम डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें, दे आर नोन एज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which are providing medium and long term funds for investment. तो इसमें अगर आप देखेंगे, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट इज एग्रीकल्चरल बैंक। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। फिर एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया फॉर फॉरेन ट्रेड, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर हाउसिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स? These are the two indicators. Nifty, it is National 50 or National Stock Exchange 50, and Sensex Stock Exchange Sensitivity Index. These are the two indexes. उसके बाद जो इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन करा है, दैट इज differentiate between marginal standing facility and standing deposit facility rate. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अगर हम बात करें, इट इज़ एन ओवरनाइट डिपॉजिट फैसिलिटी दैट अलाउज commercial banks to park excess liquidity with RBI and earn interest. अगर हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात करें, तो इट इज़ अ विंडो फॉर बैंक्स टू बारो शॉर्ट टर्म लोन्स इन एन इमरजेंसी फ्रॉम RBI व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली। मतलब कि ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, इससे जो आरबीआई है दैट सक्स आउट एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, while as through MSF RBI
supplies liquidity to the banking system. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने मेंशन करा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट. बैंक रेट सिंपली इट इज अ रेट at which central bank provides the loans to the commercial banks without keeping any security. अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, इट इज द अमाउंट चार्ज्ड ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोवर. लेकिन इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज यहाँ पे हम कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड्स द लोन टू. इसके बाद जो इसमें सेक्शन बी, दैट इज मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ईच कैरिंग 10 मार्क्स, लेकिन इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलती है. इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन करा है, दैट इज डिफाइन मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी. बहुत सारी डेफिनेशंस है व्हिच हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द मोस्ट कॉमनली एग्रीड व्यू इज दैट anything which is widely accepted in payment for goods and services or in discharge of other kinds of obligation, that is known as money, and it was put forward by Robertson. उसके बाद जो इसका आर पार्ट है, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली ग्रेशम्स लॉ. इट हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय सर थॉमस ग्रेशम. ये उसका एक कंक्लूजन है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के जमाने में इन द ईयर 1558. और ये लॉ क्या कहता है कि जब एक इकोनॉमी में गुड और बैड मनी एक साथ सर्कुलेशन में हो, साइड बाय साइड, बैड मनी दैट टेंड्स टू ड्राइव good money out of the circulation. Bad money means overvalued money and good money means undervalued money. और ये जो good money है, ये इकोनॉमी में डिसअपियर कैसे होता है? थ्रू होर्डिंग, थ्रू मेल्टिंग, थ्रू एक्सपोर्टिंग. फिर उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड डेरिवेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज अ प्रोसेस which explains how an increase in the monetary base means high powered money causes the money supply to increase by a multiplied amount. Yeah, it is the degree to which money supply is expanded as a result of an increase in high powered money. It is equal to change in total money supply upon change in monetary base. फिर इसका डेरिवेशन आपको देखना पड़ेगा, वो आप लोगों ने करा होगा. उसको मैं यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज दैट इज मैथमेटिकल डेरिवेशन, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, वो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा. सिंपली उसमें हमें क्या दिखाना पड़ता है कि व्हाट डिटरमाइन्स द साइज ऑफ मल्टीप्लायर. इट इज करेंसी रिजर्व रेशियो एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो. टोटल मनी सप्लाई दैट इज सी प्लस डी. फिर उसके बाद जो हाई पावर्ड मनी है, दैट इज इक्वल टू सी प्लस आर. उसमें फिर वैल्यू सबस्टिट्यूट करने पड़ते हैं. फाइनली द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के प्लस आर. उसके बाद जो इसका आर पार्ट है, दैट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड एक्सप्लेन इट्स सोर्सेस. उसके ये जो हाई पावर्ड मनी है, ये मैं अभी बता रहा था, इसको हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं. So it is the liability of monetary authority of the country. It includes currency, that is notes, as well as coins which are held by the public, and reserves of the commercial banks. That is high powered money, that is H is equal to C plus R. इसके आप sources देखोगे या components या the factors. उसमें सबसे पहला जैसे claims of central bank, foreign exchange assets of central bank, government's currency liabilities to the public, या नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक, या रिजर्व रेशियो क्या है, करेंसी विद द पब्लिक क्या है. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसमें मेंशन करा है, दैट इज डिफाइन कमर्शियल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन. कमर्शियल बैंक के अगर आप देखोगे बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे क्राउथर की एक डेफिनेशन है, द बैंकर्स बिजनेस इज टू टेक द debts of other people to offer his own in exchange and thereby creating money. बहुत सारे डेफिनेशंस है.
इट इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कीपिंग, लैंडिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ मनी। फिर उसके बाद अगर आप इसके फंक्शंस देखोगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस। फिर आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आप लिख सकते हो कैसे कैसे ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेविंग अकाउंट है, फिर करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट जो होते हैं, प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस, क्रेडिट क्रैश, ट्रांसफर ऑफ मनी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट क्रिएशन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज या लॉकर फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसका आर पार्ट है, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज रेगुलेटरी बॉडी which was founded on April 12, 1992। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मेंटेन द स्मूथ एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टॉक। इसका रेगुलेटरी रोल है, सुपरवाइजरी रोल है, डेवलपमेंट रोल है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन रोल, एनफोर्समेंट रोल, मार्केट डेवलपमेंट रोल, अच्छा, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 हम मेंशन करा है, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देखोगे तो मतलब इट इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट to achieve the macroeconomic objectives like economic growth, inflation, consumption, liquidity, employment। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, टू अचीव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इसका जो आर पार्ट हमने मेंशन करा है दैट इज एक्सप्लेन मार्केट स्टेबलाइजेशन। It is a policy which was introduced by RBI in the year 2004। इसका जो मेन एम है दैट इज टू विड्रॉ एक्सेस मनी सप्लाई फ्रॉम द इकोनॉमी बाय सेलिंग सिक्योरिटीज या सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। LAF एंड SAF आपने पढ़ा होगा, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ इट। उसके बाद जो इसमें सेक्शन C है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 22 मार्क्स। इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन करा है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू डेफिनेशन ऑफ मनी। इसमें अगर आप देखोगे जो डिफरेंट अप्रोचेस टू द डेफिनेशन ऑफ मनी है, इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज कन्वेंशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच विच इज आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच में आपके शिकागो अप्रोच, गर्ली एंड शॉ अप्रोच, फिर सेंट्रल बैंक अप्रोच आते हैं। और ये जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल अप्रोच है, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन, और इसमें हमारा जो मनी होता है दैट इज इक्वल टू C प्लस DD। शिकागो अप्रोच इट वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन एंड हिज एसोसिएट्स इन शिकागो यूनिवर्सिटी। इसमें M दैट इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस TD। फिर गर्ली एंड शॉ अप्रोच, इट इंक्लूड्स द liabilities of non-banking financial intermediaries in the definition of money, that is C plus DD plus TD plus SB plus S plus B। C means currency held by the public या currency in circulation, DD demand deposits, TD time deposits, SB saving bank deposits, S shares plus B that is bonds। Central bank approach जो है it constitutes the broader view of the whole concept of money। It takes into consideration currency and all other assets that can be converted into money, that is M is equal to C plus DD plus TD plus NBFI plus UA। C currency in circulation, DD demand deposits, TD time deposits, NBFI that is created from non-banking financial institutions, CUA created from unorganized agency।
उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन सप्लाई ऑफ मनी एंड एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, मिल्टन फ्रीडमैन की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, मनी सप्लाई शुड आल्सो इंक्लूड सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट्स बिसाइड करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स। मनी सप्लाई सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज द total sum of money which is available to the public in the economy at a point of time indicates that it is a stock concept, या अगर हम कहें कि it is the total stock of monetary media of exchange which is available to an economy for use in connection with the economic activity of the country। फिर इसका मेजरमेंट अगर हम देखेंगे, that means measures of money supply in India। presently there are 4 measures of money supply in India, M1 M2 M3 and M4। उनको आप थोड़ा सा फिर वहां पे जो है एक्सप्लेन भी कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है इसमें दैट इज एक्सप्लेन डिफाइन मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड एक्सप्लेन दियर इंस्ट्रूमेंट्स। मनी एंड कैपिटल मार्केट अगर हम सिंपली देखें कि मनी मार्केट होता क्या है, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। Yeah, it is a collective name which is given to various firms and institutions that deal with various grades of near money having maturity period of less than 1 year। फिर अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, सिंपली it assists in funding long term projects of the company। It comprises various institutions through which medium term and long term securities are traded। इसके इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, instruments means the financial assets which are being traded in the money market and the financial assets which are being traded in the capital market। और मनी मार्केट में वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर हो, और जिनका मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर हो वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर हो दे विल बी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, और जिनका मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर हो वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम देखें उसमें ट्रेजरी बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अच्छा कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या बैंकर्स एक्सेप्टेंस या रिपर्चेज एग्रीमेंट। फिर अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट देखें उसमें इक्विटीज, स्टॉक्स या शेयर्स जिनको हम बोलते हैं, या बॉन्ड्स उसमें आते हैं, या डिबेंचर्स उसमें आते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने मेंशन करा है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवोल्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अगर आप इसका एवोल्यूशन देखोगे 1926 दैट इज इन ब्रिटिश इंडिया, Royal Commission on Indian Currency and Finance that was constituted, which is also known as Hilton Young Commission। तो उन्होंने रिकमेंड करा था कि यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक बनना चाहिए इंडिया में। फिर आरबीआई एक्ट 1934 आया एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट स्टार्टेड ऑपरेशंस ऑन 1 अप्रैल 1935। इसके अगर आप फंक्शंस देखोगे, इसके सुपरवाइजरी फंक्शंस है, प्रमोशनल फंक्शंस है, या सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस है। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस में सिंपली अगर आप देखोगे इशूअर ऑफ नोट्स, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फिर आप अगर प्रमोशनल देखोगे डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्फ्लुएंसिंग मनी एंड कैपिटल मार्केट, या कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 5
देखोगे। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखें, इट इज set of actions or strategies which are employed by the central bank of an economy to regulate the supply of money, interest rate, credit availability in an economy। और इस सब का जो है ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू प्रमोट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी या लो अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसके इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखोगे, इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव, दे एम एट कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। उसमें आप मेंशन कर सकते हो जैसे बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएएफ, एसएएफ, या डिक्रीज इन क्रेडिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर उसके बाद अगर आप क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, उनका जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, दे आर मेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। दे डू नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। उसमें अगर आप देखोगे, रेगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल उसमें आता है, मॉरल सॉशन या रैशनिंग ऑफ क्रेडिट या डायरेक्ट एक्शन या पब्लिसिटी, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन